अयोध्या में मौनी स्नान के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसके लिए अयोध्या में क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक और प्रयागराज में महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं यहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मकर संक्रांति के स्नान के बाद प्रयागराज से लाखों की संख्या में लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे। अब प्रयागराज में मौनी अमावस्या को दूसरा अमृत स्नान है। 29 जनवरी के दिन भारी संख्या में संगम की रेती में लोगों के आने की उम्मीद है, जिससे आसार लग रहे हैं कि यहां से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक हुई। क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई समस्या खड़ी ना हो, उस पर बात की गई और उस पर मंथन किया गया। तो जो प्लान हम लोगों ने किया है उस पर चर्चा हुई और उसमें जो आवश्यकताएं थी विभिन्न स्टेक होल्डर्स की, उनको कहा गया है। इसके अलावा जो और मुद्दे हैं अपने राम जन्मभूमि से संबंधित जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उस पर कई चीज़ों पर सहमति बनी और इसी संबंधित मीटिंग थी। काफ़ी सार्थक मीटिंग हुई है और मैं मानता हूं कि इससे काफ़ी लाभ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को मिलेगा अयोध्या में। देखिए, भविष्य में जो मौनी अमावस्या को लेकर के पर्याप्त संख्या में श्रद्धालु आएंगे, बसंत पंचमी पर जो श्रद्धालु आएंगे, जो सुरक्षा की जो इस समय जो निर्माण के दौरान जो सुरक्षा के नए आवश्यकताएँ हैं, उन पर विचार विमर्श हुआ और उस पर जो भी इसको कैसे सुदृढ़ किया जाएगा उस पर आपस में मंथन के बाद कर्तव्य बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं, जिस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें आईबी के डिप्टी डायरेक्टर के साथ आईजी सीआरपीएफ, आईजी एसएसएफ कमिश्नर मौजूद रहे। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो और उन्हें सुरक्षा के साथ गंतव्य भेजा जाए, इसे लेकर चर्चा हुई। बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज बनाना, डाइवर्जन रूट्स को तैयार करके रखना और लगातार सतत रूप से मॉनिटरिंग करना, जो हमारे ट्रेन्स कितनी आ रही हैं, बसेस कितनी आ रही हैं प्रयागराज से, उसकी निगरानी करके और फिर रियल टाइम में हम लोग इसको इंश्योर करेंगे कि क्राउड मैनेजमेंट के जो प्लान हैं उनको हम एक्टिवेट करते चले जाएं। जो भी हमारे प्लान्स हम लोग बना रहे हैं, तो ये इस सब पे तैयारियां चल रही हैं। नियंत्रण का अर्थ होता है दुर्घटना से बचना। दर्शन कर लें, सुरक्षित अपने घरों को वापस चले जाएं, किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसका नाम है प्रबंधन। बैठक के बाद राम जन्मभूमि के दर्शन मार्ग और क्यू सिस्टम का अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। रामलला के निकासी मार्ग को भी बदला गया है। अब अंगद टीला से श्रद्धालुओं की निकासी हो रही है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमीश गोस्वामी की रिपोर्ट। और अब बात सीमा हैदर की करते हैं। भारत में बसे उन्हें 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और इसी बीच सीमा हैदर के पहले पति ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया उनके खिलाफ। गुलाम हैदर ने भारतीय विदेश मंत्रालय से अपने बच्चों से मिलवाने की गुहार लगाई है। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब पाकिस्तान के कराची से आई सीमा हैदर भारतीय सीमा में अवैध तरीके से दाखिल हुई। उसके बाद वो ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रह रही है, जिसे वो अपना दूसरा पति बताती है। लेकिन पाकिस्तान में बैठा उसका पहला पति गुलाम हैदर समय समय पर वीडियो जारी करता है। वो सीमा हैदर पर लगातार आक्रोश जाहिर करता है। एक बार फिर उसने सीमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। गुलाम ने भारतीय विदेश मंत्रालय से अपने बच्चों से मिलने और उन्हें अपने पास रखने में मदद करने की अपील की है। और वजीर दाखिला जो है डॉक्टर जयशंकर से दिल की गहराइयों से अपील करता हूं कि मेरे बच्चों को मेरे पास वापस लौटने का मौका दें। तरजीह बुनियादों पे मेरे बच्चों को फौरी वापस पाकिस्तान यकीनी बनाया जाए। बच्चे कम उम्र हैं, इनकी हर लम्हा कीमती है। मेरे बच्चे मेरे मुल्क से दूर हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, इनको वापसी में तेजी लाया जाए और छोटे बच्चे वापस हो सकें।
उसने आरोप लगाया है कि बच्चे सीमा की वजह से भारत में फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी की मदद से हैदर अपने बच्चों को कस्टडी में लेने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए भारतीय वकील मोमिन मलिक की भी मदद ली थी, लेकिन बीच में ये बात भी सामने आई थी कि वो अपना वकील बदलना चाहता है, लेकिन अभी तक उसका मामला आगे बढ़ता नहीं दिख रहा। सीमा मई 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में सीमा को लेकर काफी हलचल चल रही है। सीमा ने बताया कि उसने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। वो समय समय पर वीडियो सोशल मीडिया पर डालती रहती है। उसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी किया हुआ है। हाल ही में उसने ये बताया कि वो फिर से मां बनने वाली है। सीमा सचिन के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई थी। वो तब सुर्खियों में आई जब भारतीय अधिकारियों ने उसे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारतीय नागरिक सचिन मीणा के साथ रहते हुए पाया। दोनों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा हो गए। सीमा पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है, जबकि सचिन पर अवैध प्रवासी को शरण देने का आरोप लगाया गया था। तब से सीमा भारत में ही है, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। लेकिन वहीं सीमा का पहला पति गुलाम हैदर अभी भी शांत नहीं बैठा है। वो अपने बच्चों से मिलने की जिद कर रहा है, लेकिन सीमा का कहना है कि गुलाम झूठा है। जब वो पाकिस्तान में थी तब भी उसे बच्चों से कोई मतलब नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। लोकसभा में 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी दी और बताया कि बजट का 13 फरवरी तक पहला चरण पूरा होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। वहीं हर बार सत्र में हंगामे को लेकर अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष से अपील की है कि सदन में चर्चा होने से नए सांसदों को मौका मिलता है और ऐसे में सदन की कार्यवाही में सकारात्मक भूमिका निभाएं। देश में चल रही समस्याओं पर सरकार समाधान ढूंढती है। सदन में चर्चा के दौरान इससे पक्ष विपक्ष दोनों को ही फायदा होता है। को महामहिम राष्ट्रपति जी का संबोधन होगा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को संबोधित करेगी और उसके बाद 1 फरवरी को बजट पेश होगा और 13 फरवरी तक ये पहला चरण पूरा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होने से जो नए सांसद हैं उनको अवसर मिलता है और सरकार के सामने भी वो समस्याएं आती है जो देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही होती है, उनका समाधान भी सरकार ढूंढती है। तो ये तो एक अच्छा अवसर है अकाउंटेबिलिटी को लेकर के भी। इसलिए सत्र चले, इसमें सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी फायदा होता है। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को लेकर अब बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा कि हमलावर एक हाउसकीपिंग फर्म में काम करता था, लेकिन हमले की रात वो एक्टर के घर में क्यों घुसा और उसने सैफ पर चाकू से हमला क्यों किया, ये सवाल अब भी जिंदा है। सैफ पर हमले का घुसपैठिया कनेक्शन। बांग्लादेशी होने का शक, पहचान छिपाकर वारदात। हमलावर गिरफ्तार, अभी भी अनसुलझे सवाल। पहली तारीख 16 जनवरी जब सैफ अली खान पर उनके ही घर में हमला हुआ। हमलावर के चाकुओं से 6 वार से वो सीधे अस्पताल पहुंच गए। दूसरी तारीख 19 जनवरी जब सैफ पर हमले के आरोपी को 72 घंटे बाद थाने से गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला खुलासा मुंबई पुलिस ने किया। जब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई, पुलिस ने हमलावर के बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का शक जाहिर किया और हमले का मोटिव चोरी बता दिया। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है।
अब सवाल है कि क्या हमलावर सिर्फ चोरी के इरादे से घुसा था, जबकि करीना कपूर ने पुलिस को अपने दिए बयान में साफ साफ कहा कि हमलावर ने घर से किसी भी सामान की चोरी नहीं की। हमलावर ने सैफ पर सिलसिलेवार कई वार किए। हमले के बाद हमलावर बेहद आक्रामक था। सैफ पर हमले के बाद पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई सीसीटीवी खंगाले गए और कई जगह दबिश दी गई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी के पास से अभी तक कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं मिला है, जबकि कई महीनों से वो न सिर्फ मुंबई में रह रहा था बल्कि नौकरी भी कर रहा था। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हिंदू नाम भी रखे थे। गिरफ्तारी के बाद भी उसने पुलिस को अपने कई नाम बताए, लेकिन आखिर में पुलिस ने कंफर्म किया कि आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। सैफ का घर मुंबई के पॉश इलाके में है। उनकी हाउसिंग सोसाइटी की सुरक्षा भी कड़ी है। फिर उन पर हमला कैसे हो गया और हमलावर ने सैफ को ही टारगेट क्यों बनाया? हमलावर के बांग्लादेश से भारत आने की वजह क्या है? आरोपी बांग्लादेश से भारत कैसे आया? किसने उसकी मदद की? आरोपी के साथ बांग्लादेश से और कौन आया? क्या आरोपी का जिहादी ग्रुप से कनेक्शन है? क्या हमलावर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? सैफ पर हमले के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी वारदात की थ्योरी अभी भी उलझी हुई है और गिरफ्तार आरोपी अभी भी कई बड़े राज खोल सकता है।